गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण है। जल अवशोषण की क्रियाविधि देख, वो जल अवशोषण की क्रियाविधि अपनी चलने थी। इसके अंदर निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि को दो भागों के अंदर हमने डिवाइड किया था, निष्क्रिय जल अवशोषण और आपका सक्रिय जल अवशोषण। दो भागों के अंदर डिवाइड की थी। पहला निष्क्रिय जल अवशोषण था, वो है अपना कंप्लीट हो चुका था। निष्क्रिय जल अवशोषण है आपका पूरा हो चुका था। दूसरा लिखो बेटे सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण के अंदर जो जड़ें हैं, जड़ें महत्वपूर्ण रूप से आपके सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में जड़ें आपकी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती है। देखो इसमें इस प्रकार के जल अवशोषण में, इस प्रकार के जल अवशोषण में जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती है। जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इस प्रकार से सक्रिय जल अवशोषण भी निम्न दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है वह आपका प्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। प्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। प्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। और दूसरा है अप्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। अप्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। प्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण और अप्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। प्रासरणीय जल अवशोषण के अंदर जल का अवशोषण है वो सांद्रता प्रवणता के आधार पर होता है, और अप्रासरणीय जल अवशोषण में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है। देखो पहला प्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। प्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण इस प्रकार के जल अवशोषण में, इस प्रकार के जल अवशोषण में जल का अवशोषण इस प्रकार के जल अवशोषण में जल का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के आधार पर होता है। सांद्रता प्रवणता आपने पहले पढ़ ली है। सांद्रता प्रवणता के आधार पर होता है कि विलय की सांद्रता अधिक है कम है, इसके अनुसार होती है। सांद्रता प्रवणता के आधार पर होता है। पहला चेंज करके लिखना। इसमें प्रत्येक रूप से ऊर्जा खर्च नहीं होती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा खर्च नहीं होती है। पहला चेंज करके लिखना। मूलरोम की कोशिका भित्ति में, मूलरोम की कोशिका भित्ति में
पेक्टिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। कोशिका भित्ति में पेक्टिन पेक्टिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो जल का अधिकतम अंतःचूषण करती है। जो जल का अधिकतम अंतःचूषण करती है। अंतःचूषण की क्रिया में अंतःचूषण की क्रिया में अंतःचूषण की क्रिया में जल के अणु का गमन अंतःचूषण की क्रिया में जल के अणु का गमन प्रासरण सांद्रता प्रवणता के आधार पर होता है। प्रासरण सांद्रता प्रवणता के आधार पर होता है। अर्थात मिट्टी में विलयन मिट्टी से विलयन में प्रासरणता कम मिट्टी से विलयन में प्रासरणता कम तथा मूल रोम की डीपीडी अधिक हो जाती है। इसके फलस्वरूप जल मूल रोम में प्रवेश करता है। मूल रोम में प्रवेश करता है। सेकंड लिखो, अप्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। अप्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। अप्रासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। देखो इसमें इस प्रकार के जल अवशोषण में जल का गमन सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। जल का गमन सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है तथा इसमें प्रत्यक्ष रूप से एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है।
प्रत्यक्ष रूप से एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्चित होती है। ये थे अपने सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण। इसमें बेटे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि सक्रिय व निष्क्रिय जल अवशोषण में अंतर लिखिए। अब है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर पहला है आपका टेम्परेचर। तापमान भी जल अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करता है, तापमान, टेम्परेचर। दूसरा है मृदा वायु, मृदा के अंदर उपस्थित वायु जिसको अपन मृदा वायु कहते हैं। तीसरा है वह मृदा विलीन की सांद्रता, मृदा विलीन की सांद्रता। और चौथा है केशिका जल की मात्रा, केशिका जल की मात्रा। और पांचवा है वह आपका प्राप्त मृदा जल। भाई मृदा में प्राप्त जल की मात्रा है वो आपकी कितने है, प्राप्त मृदा जल। यह है टेम्परेचर, मृदा वायु, मृदा विलीन की सांद्रता, केशिका जल की मात्रा और प्राप्त मृदा जल। मिट्टी में जो जल की उपस्थिति है वो जल की उपस्थिति इनके ऊपर ये निर्भर करता है। तो पहला है बेटे तापमान। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक के, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख निम्न कारक हैं। इसके अंदर पहला लिखना है तापमान, दूसरा है मृदा वायु, मृदा विलीन की सांद्रता, केशिका जल की मात्रा और प्राप्त मृदा जल। पहला है टेम्परेचर। देखो मृदा में यदि तापमान कम होता है तो जल अवशोषण की दर भी क्या होती है, कम। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल अवशोषण की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्वाभाविक है गर्मियों के अंदर है पादप जल अवशोषण ज्यादा करते हैं और सर्दियों के अंदर कम करते हैं। तो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। पहला है आपका तापमान, टेम्परेचर। तापमान, जब मृदा में तापमान कम होता है, जब मृदा में तापमान कम होता है तो जल अवशोषण की दर भी कम हो जाती है। तो जल अवशोषण की दर भी कम हो जाती है। चेंज करके लिखना 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 25 से 30 डिग्री के 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का अवशोषण अधिकतम होता है। तापमान पर जल का अवशोषण अधिकतम होता है। सेकंड है मृदा वायु। मृदा वायु अच्छी वायु वाली मृदा अच्छी वायु वाली मृदा जैसे दोमट मृदा,
जैसे दोमट मृदा, में जल अवशोषण अधिकतम होता है। दोमट मृदा में जल अवशोषण अधिकतम होता है। जलाक्रांत मृदा में जल अवशोषण बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। अगला है मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता अधिक होने पर मृदा विलयन की सांद्रता अधिक होने पर मृदा विलयन की सांद्रता अधिक होने पर जल का अवशोषण अधिक होता है। सांद्रता अधिक होने पर जल का अवशोषण जल अवशोषण की दर कम होती है। जल अवशोषण की दर कम होती है, अर्थात अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जल अवशोषण व्युत्क्रमानुपाती 1 मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता। जल अवशोषण व्युत्क्रमानुपाती 1 मृदा विलयन की सांद्रता। सेकंड है केशिका जल की मात्रा। केशिका जल की मात्रा। केशिका जल की मात्रा। केशिका जल अधिक होने पर जल का अवशोषण भी अधिक होता है। अर्थात जल अवशोषण अनुक्रमानुपाती केशिका जल की मात्रा। केशिका जल की मात्रा। अगला है प्राप्त मृदा जल। पांचवा लास्ट का प्राप्त मृदा जल। मृदा में सभी प्रकार का जल
सभी प्रकार का जल पादपों को उपलब्ध नहीं होता है। उपलब्ध नहीं होता है। ये था अपना इसको प्रभावित करने वाले कारक के। अगला टॉपिक आता है मृदा क्षेत्र क्षमता। मृदा क्षेत्र क्षमता। मृदा क्षेत्र क्षमता मृदा द्वारा जल को रोके रखने की मृदा द्वारा जल को मृदा द्वारा जल को रोके रखने की क्षमता को ही मृदा द्वारा जल को भाई मृदा है जल को कितनी देर तक आपकी रोक सकती है उसकी क्षमताएं। मृदा द्वारा जल को रोके रखने की क्षमता को ही मृदा क्षेत्र क्षमता कहते हैं। मृदा क्षेत्र क्षमता कहते हैं। क्षमता कहते हैं। पहला चेंज करके लिखना। एक प्रारूपिक दोमट मृदा की एक प्रारूपिक दोमट मृदा की मृदा क्षेत्र क्षमता मृदा क्षेत्र क्षमता 25 से 35% होती है। 25 से 35% होती है। मृदा क्षेत्र क्षमता को मृदा क्षेत्र क्षमता को जल धारण क्षमता भी कहते हैं। जल धारण क्षमता भी कहते हैं। अगला है स्थायी मलानता प्रतिशत। स्थायी मलानता प्रतिशत। स्थायी मलानता प्रतिशत भूमि में जल की वह मात्रा भूमि में जल की वह मात्रा जिस पर भूमि में जल की वह मात्रा जिस पर पादप स्थायी रूप से जिस पर पादप स्थायी रूप से मुरझा जाते हैं। इनमें है मात्रा जिसके ऊपर पादप हैं वो स्थायी रूप से आपके मुरझा जाते हैं। स्थायी रूप से
मुरझा जाते हैं। इसे स्थायी म्लानता प्रतिशत कहते हैं। इसे स्थायी म्लानता प्रतिशत कहते हैं। अगला है जलाक्रांता मृदा। जलाक्रांति मृदा, जलाक्रांत मृदा किसे कहते हैं? ये मृदा में जल की मात्रा अधिक जब हो जाती है तो उसको अपने जलाक्रांता मृदा कहते हैं। मृदा में यानी जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके अंदर पादप है वो आपकी वृद्धि नहीं कर पाते हैं, तो उसको अपन जलाक्रांता मृदा कहते हैं। देखो, मृदा क्षेत्र क्षमता से मृदा क्षेत्र क्षमता से मृदा क्षेत्र क्षमता से अधिक जल होने पर मृदा क्षेत्र क्षमता से अधिक जल होने पर मृदा को जलाक्रांत मृदा कहते हैं। इन जितने मृदा के अंदर जल अवशोषण की क्षमता होती है, उससे जब अधिक जल होता है तो उसको अपन जलाक्रांत मृदा कहते हैं। पहला चेंज करके लिखना। इस प्रकार की मृदा में जल की मात्रा अधिक होने पर वायु की कमी हो जाती है। भाई, जल की मात्रा अधिक होने पर वायु की कमी हो जाती है। इससे जल अवशोषण कम हो जाता है। अगला है पादपों में जल का मार्ग। पादपों में जल का मार्ग किस प्रकार से पादपों के अंदर जल अर्थात जल अवशोषण के पथ किन मार्गों से होके पादपों के अंदर जल का अवशोषण होता है। देखो बेटे, पादपों के अंदर अवशोषण के मुख्य रूप से दो पथ हैं। एक पथ को अपन एपोप्लास्ट पथ कहते हैं और दूसरे को सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। यानी अपलवक और सलवक, इस प्रकार से दो है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। पादपों के अंदर ये अपन दोनों पढ़ेंगे। देखो, अवशोषण है पादपों में या अवशोषण के मुख्य दो पथ हैं। पादपों में जल अवशोषण के मुख्य रूप से दो पथ हैं। जल अवशोषण के पादपों में जल अवशोषण के मुख्य दो पथ पाए जाते हैं। पहला है एपोप्लास्ट
एपोप्लास्ट पर, जिसको अपलवक कहते हैं, और दूसरा है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट जिसको सरलवक कहते हैं। ये दो है। बापू में जल अवशोषण के कितने पद हैं? दो पद हैं, एपोप्लास्ट पद और सिम्प्लास्ट पद। पहला है एपोप्लास्ट पद, यानी कि इस प्रकार के एपोप्लास्ट है, ये निर्जीव मार्ग के द्वारा होता है। इसमें जल है वो मध्यवर्ती कोशिकाओं में केवल जड़ की एंडोडर्मिस त्वचा की जो केस्पेरियम पट्टी को छोड़कर के मूल रोम से जाइलम तक पहुंचने का कार्य करता है। यानी मूल रोम, जाइलम तो मैंने बोला था, जाइलम क्या करता है? जाइलम में जड़ों के द्वारा जो मृदा से अवशोषित जल है उसको पादप के प्ररोह तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम है वो पादप के प्ररोह तत्व में पत्तियों के अंदर जो निम्नलिखित भोज्य खाद्य पदार्थ हैं उनको पादप की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो उस तक पहुंचाने का कार्य किसका करता है? एपोप्लास्ट अपलवक करता है। देखो पहला है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट यह एक प्रकार का निर्जीव मार्ग होता है। यह एक प्रकार का निर्जीव मार्ग होता है। निर्जीव मार्ग होता है। इसमें जल मध्यवर्ती कोशिकाओं में, इसमें जल मध्यवर्ती कोशिकाओं में, मध्यवर्ती कोशिकाओं में केवल जड़ की, केवल जड़ की एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस त्वचा की, त्वचा की केस्पेरियन पट्टी को, केस्पेरियन पट्टी को छोड़कर मूल रोम से जाइलम तक जाता है। मूल रोम से जाइलम तक जाता है। पहला चयन करके लिखना। एपोप्लास्ट के माध्यम से एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन, एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है। कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है। चेंज करके लिखना। यह गति प्रवणता पर निर्भर करती है। यह गति प्रवणता पर निर्भर करती है। तथा इस परिवहन में बाधा कम उत्पन्न होती है। परिवहन में बाधा कम
में उत्पन्न होती है। ये था अपना पहला जल अवशोषण का पद जिसको एपोप्लास्ट पद कहते हैं, और सेकंड है सिम्प्लास्ट पद। सिम्प्लास्ट पद इसको है अपने अगले कालांश के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।